पीएससी एग्जाम विद सुनील। दोस्तों, हमारे स्टेट ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट जनवरी के फर्स्ट वीक में आने वाला है। हमारे वीडियो का एग्जाम जुलाई में और पटवार मेंस का एग्जाम हमारे मई महीने में होने वाला है। तो दोनों एग्जाम के अंदर हमारे गणित का जो वेटेज है वो 20% से अधिक है। दोनों ही एग्जाम के अंदर 20% से अधिक रहने का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि आप लोगों को सिलेक्शन के लिए गणित करनी पड़ेगी। गणित मतलब सिलेक्शन, गणित मतलब सिलेक्शन दोस्तों। तो हम गणित को इस प्रकार से करेंगे कि हमारा जो 20% वेटेज है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। दोस्तों, 20% वेटेज सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन के अंदर आपकी राह देख रहे हैं। गणित आपकी राह देख रही है कि कब गणित को कौन करे और हमारे सिलेक्शन ले जाए। दोस्तों, सिलेक्शन के अंदर गणित महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है। हर एग्जाम के अंदर अगर आपने गणित अच्छे से सीख ली, बिल्कुल बेसिक से, हम यहाँ पर बिल्कुल जीरो से गणित को करवा रहे हैं। हमारे अभी जो फर्स्ट क्लास है वो चल रही है प्रतिशत, उसके बाद में हम और चैप्टर लेंगे। हमारे पटवार और वीडियो मेंस के अंदर जो सेम टॉपिक है हम सबसे पहले वो करेंगे, उसके बाद दोनों क्लासों की अलग अलग करेंगे। दोस्तों, 20% वेटेज सिलेक्शन आपका इंतजार कर रही है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। चलो देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या है, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, परीक्षा आधारित कुछ प्रश्न है जो उसको हमें कैसे करना है वो देखते हैं। दोस्तों, परीक्षा आधारित जो प्रश्न है उनको कैसे करते हैं वो आप लोगों को अभी देखते हैं कि परीक्षा में, किसी परीक्षा में कोई क्या हुआ, कोई एग्जाम हुआ, उसके अंदर A% जो लड़के हैं वो गणित में और B% जो है वो अंग्रेजी में क्या हो गए, फेल हो गए। अंग्रेजी में क्या हो गए, फेल हो गए। कि एक कोई एग्जाम हुआ उसमें A% तो आदमी बैठे और B% लड़के बैठे या लड़कियां बैठी और वो क्या हो गए, फेल हो गए। यानी A% गणित में और B% अंग्रेजी में फेल हो गए। और C% क्या आते हैं, दोनों में फेल हो गए। C% क्या आते हैं, जो गणित में भी हो गए और अंग्रेजी में भी हो गए। तो देखो, C% की एक C% का मतलब एक संख्या दे रखी है जो दोनों में फेल हो गए। ठीक है, तो देखो कि दोनों में क्या हो गए, वो फेल हो गए। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण उम्मीदवार कितने हैं। ठीक है, दोनों विषयों में उत्तीर्ण उम्मीदवार कितने हैं। फेल होने वाले तो पता है हमको कितने हैं, पर उत्तीर्ण होने वाले जो फेल नहीं हुए मतलब पास हो गए वो कितने हैं, कितने हैं दोस्तों, 100 माइनस A प्लस B माइनस C। ठीक है दोस्तों, कितना, 100 तो हमारा टोटल है। टोटल में से हम फेल होने वालों को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, पास होने वाले आ जाएंगे ना। टोटल विद्यार्थी, यहाँ पे टोटल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल विद्यार्थी, अभ्यर्थी हमारे क्या है, टोटल विद्यार्थी 100 अभ्यर्थी है टोटल। उसमें से अगर हम फेल होने वाले को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पास होने वाले आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कैसे आएंगे उसको एक तरह से और देख लेते हैं कि हमारे टोटल तो हो गए 100 में से हम क्या घटा देंगे, ए हमारे जो पास हुए, जो फेल हुए ए वो घट गया, और बी भी क्या हो गए, फेल हो गए, और सी भी क्या हो गया हमारे, फेल हो गया। दोस्तों, सी क्या है हमारे, फेल हो गए। पर देखो दोस्तों, सी क्या है हमारे, दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या है दोस्तों, कॉमन है। ठीक है, कॉमन है तो वो क्या हो गया यहाँ पर, प्लस सी। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर प्लस सी होगा, क्योंकि दोस्तों सी क्या है, दोनों में है, वो अंग्रेजी में भी है और गणित में भी है, दोनों में है। तो वो क्या हो गया, एक बार सी आ गया, वो भी क्या आएगा, प्लस का। तो हम देखते हैं इसके अंदर कि ए तो हो गया कौन सा, गणित, बी हो गया अंग्रेजी, और सी क्या हो गया, दोनों में। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉमन लेंगे क्या, माइनस, तो ए प्लस बी माइनस सी हो गया। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि गुणा के अंदर, गुणा में क्या होता है दोस्तों, कि गुणा में क्या होता है, प्लस और प्लस वाली संख्या को गुणा करते हैं तो क्या आता है, हमेशा प्लस आता है। और प्लस को वाली संख्या को माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस आता है, माइनस वाली संख्या को प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस आता है, और माइनस वाली संख्या को माइनस वाली संख्या से गुणा करते हैं तो प्लस आता है। ठीक है, इतना सा हमें ध्यान रखना है। तो देखो कि हमारे जो ए है ये माइनस वाली संख्या है, कुछ ही मान लो माइनस वाली संख्या यहाँ पर एक है ना, यहाँ पे क्या है एक, तो एक को प्लस वाली संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस, माइनस आ गया।
फिर इस माइनस वाली संख्या एक को हम प्लस वाली संख्या बी से गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। पर इस एक को माइनस वाली संख्या सी से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आया प्लस। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया कि परीक्षा में A% अभ्यर्थी गणित में और B% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो C% अभ्यर्थी दोनों में अनुत्तीर्ण है। तो हमारे दोनों विषयों में उत्तीर्ण उम्मीदवार की संख्या कितनी होगी 100 माइनस A प्लस B माइनस C। ठीक है, इसको हम और क्या कह रहा है कि किसी भी विषय में असफल होने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत कितना होगा A प्लस B माइनस C, जो हमारे यहाँ पे दे रखा है कि किसी विषय मतलब गणित अंग्रेजी और या दोनों में किसी में भी हो, किसी भी विषय में असफल होने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत A प्लस B माइनस C%। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। हम इसको वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। किससे? हम इसको वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारी गणित, ये हो गया हमारी अंग्रेजी। ये हो गया हमारा गणित, ये हो गया हमारी अंग्रेजी। ठीक है, तो गणित में कितना A%, अंग्रेजी में कितना B%। पर देखो दोस्तों, यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि C% हमारा क्या है दोनों में कॉमन। दोनों में क्या है, वो गणित में भी फेल है और अंग्रेजी में भी फेल है। वो क्या है, दोनों में फेल है, गणित में भी और अंग्रेजी में भी। पता है ना आपको कि वो गणित में भी फेल है और अंग्रेजी में भी फेल है। ठीक है, समझ में आ गया आपको या नहीं आया दोस्तों? आ गया ना? ठीक है, देखो दोस्तों, अगर हमें ये हो गया A% और ये हो गया B%, तो दोस्तों हमारा टोटल कितना हुआ 100 में से हमें क्या करना है, A को भी घटाना है, B को भी घटाना है और C को भी घटाना है। पर C हमारा 2 बार है तो हम क्या करेंगे, उसको एक बार जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको? कैसे करेंगे इसको कि हमारा टोटल कितना हो गया 100 में से हम A भी घटाएंगे और B भी घटाएंगे। तो ये क्या हो गया प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और C को क्या कर देंगे, यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, यानी लास्ट में वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 100 माइनस A माइनस B प्लस C। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल सा सवाल है जिसको हमने अच्छे से देख लिया। आप भी एक बार इसे देख लो और समझ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, देख लिया। अब हम चलो आगे देखते हैं कि एक निश्चित परीक्षा में उत्तीर्ण अंक कितने हैं, पासिंग मार्क्स A%, और कोई अभ्यर्थी B अंक लाता है, वो क्या करता है, परीक्षा में कितने अंक प्राप्त करता है, वो B अंक, और C अंक से क्या हो जाता है, वो C अंक से फेल हो जाता है। तो हमारे टोटल पासिंग मार्क्स कितने थे, वो तो टोटल पासिंग मार्क्स तो ए दे रखे हैं, तो पर उस परीक्षा में टोटल अंक कितने थे, यानी पूर्णांक, पूर्णांक कितने थे, टोटल पूर्णांक कितने थे, या कुल अंक कितने थे, 100 B प्लस C बटे हुए A। हमारे 100 कोष्टक B प्लस C बटे हुए A हमारे उस परीक्षा में टोटल अंक थे। कितने थे दोस्तों, टोटल अंक थे। दोस्तों अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो देखो कि एक परीक्षा दे रखी है, उस परीक्षा में कितने हैं पासिंग मार्क्स दे रखे 35%। व्यक्ति क्या लाता है, देखो यहाँ पर, चलो इसको एक दोनों टाइप से करते हैं, एक तो टाइप 1 और एक टाइप 2, दो तरीके से करेंगे। एक तो इसके अंदर देखो कि हमारे कुल अंक कितने हैं, कितने 100 कोष्टक B प्लस C बटे हुए A। 100 हमारा देखो टोटल जो ये तो हो गया कितना A, ये हो गया हमारा B, और ये कितना हो गया C, कि
A% तो हमारे उत्तीर्ण अंक है, टोटल जो पासिंग मार्क्स है वो, और व्यक्ति परीक्षा में बैठने पर कितने अंक लेकर आया B, और उसे पास होने के लिए कितने अंक चाहिए C। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया यहाँ तक कि हमारे B तो कितने हैं, वो परीक्षा में बैठने पर लेके आए जो अंक, और C क्या है, जितने अंक से वो पास से होने में रहा, और A क्या है, पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो देखो 100 गुणा 105 बटे में 35, 35 को 105 से काटेंगे तो 3 बार, तो देन 3 इंटू 100 बराबर 300, तो हमारे टोटल अंक कितने हैं 300, यानी हमारे जो पूर्णांक है वो कितने हैं 300। अब हम देखते हैं सेकंड वाला कि अब इससे ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों, इसे दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे वो देखो कि हमारे ये तो लाइन हो गई क्या है, पास होने वाली, पासिंग लाइन कितनी है ये 35%। अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा में बैठा और 35% ले आए तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। पर मैं अगर परीक्षा में बैठा और मेरे परीक्षा में बैठने पर कितने अंक आए, मेरे परीक्षा में बैठने पर 80 अंक आए, मेरे परीक्षा में बैठने पर क्या है दोस्तों 80 अंक आए, और मैं परीक्षा में अगर 25 अंक और लाता तो मेरे कितने अंक आ जाते, 35% अंक आ जाते ना। मैं देखो दोस्तों परीक्षा में बैठा और देखो एक परीक्षा हो गई, एक परीक्षा थी उसमें 35% जो भी लाएगा वो बच्चा पास होगा, क्या होगा, बच्चा पास होगा। और अगर मैं उस परीक्षा में बैठा और मैंने रिटन एग्जाम दिया और उस रिटन एग्जाम में मेरे कितने अंक आए दोस्तों, 80 अंक आए, कितने आए 80, और मैं फेल कितने अंक से हो गया दोस्तों, 25 अंक से हो गया। अगर मैं फेल 25 अंक से हो गया तो दोस्तों अगर मैं 25 अंक और लाता तो मैं पास हो जाता ना, तो मैं पास होता या नहीं होता, हो जाता। मैं पास हो जाता तो मेरे कितने अंक आ जाते हैं, 35% अंक आ जाते हैं। यही है ना, मैं परीक्षा में बैठा, मैं परीक्षा में बैठने पर मेरे 80 अंक आए, और मगर मैं 25 अंक और लाता तो मैं पास हो जाता, और पास मार्क्स क्या है 35%। तो क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पर 80 में अगर 80 के साथ अगर मैं 25 और जोड़ दूं तो मैं पास हो जाता, 80 में अगर मैं 25 और जोड़ दूं तो मैं क्या हो जाता, पास हो जाता। पास हो गया मैं कब, जब 25 अंक और लाऊंगा। ठीक है, तो क्या हो गया, हमारे जो 35% है वो किसके बराबर हो गए, 80 प्लस 25 कितने हो गए 105, और हमारे टोटल अंक कितने होते हैं पूर्णांक 100%। तो 100% निकाल लो इसका कि 35 अगर 105 है तो एक कितना हो जाएगा 105 बटे में 35, और 100% अंक हमारे कितने हो गए 105 बटे 35 गुणा 100। 35 को 105 में 3 बार भाग गया, देन 3 इंटू 100 बराबर 300, हमारे पूर्णांक हो गए। तो दोस्तों ऐसे एक नॉर्मल क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमें खुद को लेना है और ये देखना है कि हम अगर परीक्षा में बैठते तो हमारे कितने अंक आते हैं और हमें कितने अंक और चाहिए ताकि हम पास हो जाए, ताकि हम क्या हो दोस्तों पास हो जाए। ठीक है, हम आगे देखते हैं इसके अंदर। एक निश्चित परीक्षा में एक परीक्षा थी गवर्नमेंट वाली, उस परीक्षा में कि 20 लड़के बैठे और जी लड़कियां बैठ गई। क्या 20 तो लड़के बैठे और जी लड़कियां बैठी, और उस X% लड़कों ने और Y% लड़कियों ने परीक्षा क्या की, उत्तीर्ण की। परीक्षा पास कितनों ने की, X% बॉयज, Y% गर्ल्स ने। ठीक है, पर हमारे परीक्षा में भाग कितनों ने लिया, B लड़कों ने और जी गर्ल्स ने। ठीक है, B लड़कों ने और जी गर्ल्स ने हमारी परीक्षा में भाग लिया, और उन भाग लेने वाले लड़कों में X% तो पास हुए और Y% गर्ल्स पास हुई, X% बॉयज और Y% गर्ल्स पास हुई। तो हमारे औसत परसेंट कितना था उस परीक्षा को पास करने का, उस परीक्षा को पास करने का बच्चों का औसत परसेंट क्या था। उस औसत को निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि लड़के और पास करने का परसेंट प्लस लड़कियां पास करने का परसेंट बटे हुए उन दोनों का योग। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब हम देखते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं आगे। यदि एक उम्मीदवार को एक मतदान में A% मत मिले, कितने परसेंट मत मिले दोस्तों, A% उसको मत मिले। उम्मीदवार को एक चुनाव हुआ, उस चुनाव में उम्मीदवार को कितने परसेंट मत मिले, A%, और वह X मतों से क्या हो गया,
जीता या हारा। ठीक है, तो मतदान में डाले गए वोटों की संख्या कितनी थी, डाले गए वोटों की संख्या कितनी थी। तो हम देखते हैं कि डाले गए वोटों की संख्या, डाले गए वोटों की संख्या, तो मतदान में डाले गए वोटों की संख्या या मतों की कुल संख्या, डाले गई है मतों की कुल संख्या कितनी थी, 50 गुणा x बटे वे a माइनस 50। तो हमारा ये फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों कि एक उम्मीदवार को एक मतदान में a% मत मिले हो और वह x मतों से जीता या हारा, तो मतदान में डाले गए कुल वोटों की संख्या, मतदान में डाले गए कुल वोटों की संख्या या मतों की कुल संख्या। ठीक है, कितना होगा, 50 गुणा x बटे वे a माइनस 50। तो हम इसको एक क्वेश्चंस के माध्यम से देखते हैं कि क्वेश्चंस हमारा क्या कह रहा है। क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चंस कि एक उम्मीदवार को ने एक चुनाव में 55% मत प्राप्त किए और वह 3600 मतों से क्या कर लिया, जीत गया। तो वोटों की कुल संख्या कितनी है, तो हम देखते हैं इसके अंदर कि हमारा 55% तो क्या हो गया x और 3600 क्या हो गया हमारा 55% ए हो गया हमारा, a% मतों से जीता और 3600 क्या हो गया हमारा x और इतने मतों से जीत गया। 3600 तो मत हो गए, a% उसको मत मिले। ठीक है, a% उसको मत मिले और 3600 से वो जीत गया। तो हम उसको फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या आएगा हमारा कि 50 गुणा x बटे वे a माइनस 50। दोस्तों 50 को हम 50 की जगह रख देंगे, x की जगह हम क्या रखेंगे दोस्तों 55, x की जगह हम रखेंगे 3600, यहाँ पे x की जगह रखेंगे 3600, नीचे क्या रखेंगे हम a की जगह क्या रखेंगे हम 50, 55, a की जगह हमें क्या रखना दोस्तों 55 रखना है और माइनस करना 50। ठीक है, तो अब देखो 50 गुणा 3600 बटे वे 5। ठीक है, 5 में अगर 50 में 5 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 10 बार, तो 10 गुणा 3600 कितना आया 36,000। तो वोटों की कुल संख्या कितनी थी दोस्तों 36,000। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं इसको दूसरे तरीके से कि दूसरे तरीके से कैसे करेंगे कि अब देखते हैं टाइप बी। टाइप 1, टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 क्या कह रहा है हमारा कि टोटल 100 मत थे, 100 में से एक को 55% मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे 45%। इतना ही मिलेगा ना कि अगर एक को 100%, टोटल मत हमारे 100% हैं और एक मत उम्मीदवार को 55% मत मिले तो दूसरे को कितना मिलेगा 45 मिलेगा ना। टोटल कितने होना चाहिए 100। तो देखो दोस्तों कि दोनों का अंतर देखो कितना है, दोनों का अंतर कितना है 10%। ठीक है, और इस 10% की वैल्यू कितनी है 3600। क्यों है दोस्तों कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो हारने वाले उम्मीदवार से 3600 वोटों से जीता है। बस कितने वोटों से जीता है, बस 3600 वोटों से जीता है। यानी अगर 3600 वोटों से वो क्या है जीत गया, पर वो 3600 वोट कितने परसेंट के बराबर हो गया 10% से। क्यों, क्योंकि जीतने वाले उम्मीदवार को 55% मिले हैं और हारने वाले को 45% मत मिले हैं। तो दोनों का अंतर कितना हुआ, दोनों का अंतर होगा वो परसेंटेज में कितना हुआ 10 और वोटों में 3600। परसेंटेज में तो 10% है और वोटों में कितना है 3600%, 3600 मत है। तो क्या हो गया 10% किसके बराबर है 3600 के बराबर ही तो होगा। क्यों होगा ना, यस होगा सर। तो अब देखो कि 10 अगर 3600 के बराबर है तो एक किसके बराबर हो जाएगा 3600 बटे में 10 और 100% किसके बराबर हो जाएगा 3600 गुणा 100 बटे में 10। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो हमारा जो 100% मत कितना हो गया 36,000 वोट। तो हमारा जो 100% वोट मतलब कुल वोटों की संख्या, कुल वोटों की संख्या हमारी कितनी है दोस्तों 36,000। तो हमने देखा क्या कि किसी उम्मीदवार को अगर वोट मिलते हैं तो उसके अंदर कुल वोटों की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं आगे बढ़े। ठीक है, हम देखते हैं कि दो उम्मीदवार अनंत और अरविंद के बीच हुए चुनाव में
अनंत को कुल वोटों में से दो उम्मीदवार अनंत और अरविंद, क्या है, अनंत और अरविंद के बीच हुए चुनाव में अनंत को कुल वैध वोटों से 55% वोट मिले। कितने? वैध वोट। वैध मतलब जिसके अंदर, ये देखो दोस्तों, ये चुनाव जो हो रही है ना, ये किसके अंदर है? जो बैलेट पेपर होता था ना, ठप्पा लगाने वाला, उस पे उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। क्योंकि हम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है उसके अंदर तो वैध अवैध वोट तो होते ही नहीं है ना। होते हैं क्या? नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उसके अंदर या तो इस एक को मिलेगा या दूसरे को मिलेगा, दोनों में से किसी एक को फिक्स मिलता है। पर जो हम सील लगाते हैं ना, सील लगाते हैं, सील, जैसे पहले के ज़माने में जो वोट चलते थे, आज से 10 से 15 साल पहले, तो हमें क्या करता था, एक सील लगानी पड़ती थी किसी के वोट देते टाइम, कि इस लाइन के अंदर अगर सील लग गई तो वो वोट क्या हो गया, वैध। और अगर सील ऊपर नीचे हो गई तो वो क्या हो गया, अवैध। ठीक है दोस्तों। तो क्या हुआ कि वैध वोटों में से 55% वोट किसे मिले, अनंत अनंत को, और 20% वोट क्या हो गए, कुल वोटों में से अवैध। यदि कुल वोटों की संख्या कितनी है, हमारे कुल वोटों की संख्या, कुल वोटों की संख्या हमारी कितनी है, 30,000। तो अरविंद को मिले वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास कुल वोट कितने हैं, 100%। 100% मतलब 3600, 36,000, सॉरी 36 क्या, 30,000 है यहाँ पे, है ना, 36,000। और क्या है दोस्तों, इसमें से अगर 20% वोट, 20% वोट क्या हो गए, अवैध हो गए। अवैध वोट, तब वैध वोट कितने हो गए, 30,000 का, 30,000 में से अगर 20% घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, हमारे पास 20% तो अवैध है, तो वैध कितने हो जाएगा, 80%। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो गया, 300 इंटू 80, 24,000 हमारे क्या हो गया, कुल वैध वोट। ठीक है दोस्तों, हमारे कुल वैध वोट कितने हो गए, 24,000। तो देखो दोस्तों कि 55% वोट इन 24,000 में से 55% वोट किसे मिले हैं, 55% वोट अनंत को मिले। ठीक है दोस्तों, 55% वोट क्या हो, अनंत को मिले, और वो 45% वोट किसे मिलेंगे दोस्तों, 45% वोट किसे मिलेंगे, अरविंद को। समझ में आ गया दोस्तों कि 55% वोट हमारे किसको मिलेंगे, अनंत को, और 45% वोट किसे मिलेंगे, अरविंद को। ठीक है, अरविंद को मिलेंगे। तो क्या कह रहा है कि अरविंद को मिले वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। अरविंद को कितने परसेंट वोट मिले, 45% वोट मिले, तो 45% निकाल लो। ठीक है दोस्तों, 45% निकाल लो कि 24,000 का 45%, 240 को किससे गुणा करेंगे हम, 45 से, तो हमारे पास कितना आया, 24 पंजे 120, बच्चे 12, 24 से कम 24, 24 दूना 48, 24 दिया 72, 24 चौक 96, 96 और 12 108। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ए, कि दो उम्मीदवार अनंत और अरविंद के बीच हुए चुनाव में अनंत को कुल वैध वोटों में से 55% वोट मिले। तो 55% वोट हमने यहाँ पर लिख दिए कि अरविंद को, सॉरी अनंत को कितने मिले, 55% वोट, तो अरविंद को कितने मिलेंगे, 45% वोट। कितने में से, वैध वोटों में से। तो वैध वोट कितने, हमारे टोटल वोट तो हो गए 30,000, तो 30,000 में से हमारे अवैध कितने हो गए, 20%, तो वैध कितने होंगे, 24,000 वोट होंगे ना हमारे यहाँ पे। तो 24,000 वोट हमारे यहाँ पे हो गए वैध। फिर हम देखते हैं कि 55% अनंत को मिल गए और अरविंद को मिले कितने, 45%, और हमारे वैध वोटों का 45% निकालने पर क्या आ जाएगा, अरविंद को मिले वोटों की संख्या। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को मतदान का 41% वोट मिले हो और वह 97,632 से चुनाव हार गया। देखो दोस्तों, एक मतदान में
कुल वोटों की संख्या 100%। ठीक है, फर्स्ट उम्मीदवार कितने परसेंट वोट मिले? 41%। तो सेकंड को कितने मिलेंगे दोस्तों? 59% ही वोट मिलेंगे ना। फर्स्ट उम्मीदवार को अगर 41% वोट मिले तो सेकंड उम्मीदवार को कितने मिलेंगे? 100 माइनस 41। तो 100 में से 41 गए तो 59% बच गए ना। कि अगर एक उम्मीदवार को हमारे 41% वोट मिले तो सेकंड वाले को मिलेंगे 59%। तो देखो दोस्तों क्या बोल रहा है कि वह 97,632 वोटों से चुनाव हार गया। कौन हार गया? 41% वाला। ठीक है, तो यानी इन दोनों का अंतर, ये देखो दोस्तों इन दोनों में कितने का अंतर हो गया? 97,632 वोटों का इन दोनों में अंतर है। देखो दोस्तों इन दोनों में कितने का अंतर है? 97,632 वोटों का। और वोटों का अंतर तो दे रखा है हमारे, पर परसेंटेज का कितना अंतर है दोस्तों कि हम निकालते हैं यहाँ पर। इन दोनों में 18% का क्या हो गया? अंतर हो गया। तो ये है हमारा कि ये जो 18% है हमारा वो किसके बराबर है? 97,632 के। ठीक है दोस्तों, ये 18% हमारा 97,632 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर हो गया? क्यों दोस्तों ये 97,632 18% के बराबर क्यों है? क्योंकि इन दोनों का अंतर दे रखा है। अंतर परसेंटेज में तो 18 है और वास्तव में कितना है? 97,632। तो इसको बराबर रख दिया हमने तो क्या हुआ? 1% बराबर इसके बराबर हो जाएगा 97,632 बट्टे में 18। और 100% हमारा कुल विजयी उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या क्या है? विजयी उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या कितनी है? विजयी उम्मीदवार हमारे हैं 59%। ठीक है, तो मैं 59% निकाल लो। इसका कितना आया? 97,632 बट्टे में 18 गुणा 59। तो 18 का भाग अगर इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा? 18 पंजे 90, बचा 7 6 76। 76 में 18 का भाग जाएगा तो 18 चौक 72। फिर बचा 4 3 43। 43 में 18 का भाग कितने बार जाता है? 18 दूना 36, बचा 7। फिर 7 और 2 72 में 18 का भाग कितने बार जाता है? 18 चौक 72। ठीक है, गुणा 59। देखो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, इसको गुणा करते हैं। किसको करना है गुणा? 5,424 को किससे गुणा करना है? 59 से। तो देखो 9 चौका 36, 9 चौका 36। तो लास्ट में क्या आ रहा है? 6। तो हमारे 6 किस में आ रहा है? 320,016 के अंदर। तो हमारा जो आंसर वो क्या आ गया? 3,20,016। ठीक है, 3,20,016 हमारे विजयी उम्मीदवार को मिला। जो विजयी उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या कितनी है? 59%। और 59% का मतलब हो गया 3,20,016 हमारे आंसर। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे क्या आएगा? 320,016। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं कि एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या 10,000 थी। कितनी थी? सूची में मतों की संख्या कितनी थी? 10,000। उनमें से 90% ने अपने चुनाव में वोट डाले। तो देखो टोटल वोट कितने? 10,000। उसमें से डाले गए वोट कितने होंगे? कितने हो गए? 2 0 से 2 0 कैंसिल। कितने हो गए? 9,000। 9,000 हमारे क्या हो गए दोस्तों? डाले गए वोट। और 15% वोट क्या हो गए? अवैध हो गए। देखो डालने के बाद ही वोट क्या होंगे? अवैध। समझ गए दोस्तों कि डालने के बाद ही वोट क्या होते हैं? अवैध होते हैं। डालने के पहले थोड़ी होगा। जब वोट ही नहीं डाला तो अवैध थोड़ी होगा, नहीं होगा। डालने के वोट बाद क्या होते हैं दोस्तों? अवैध होते हैं। और अवैध कैसे होते हैं? वो ठप्पा लगाते हैं ना, ठप्पा वाला। पहले क्या होता था कि सील लगाते थे। वोटिंग के अंदर क्या करते थे? एक स्लिप होती थी, वोटिंग स्लिप, उसके अंदर सील लगा के हमें किसी उम्मीदवार को वोट देना होता था। तो वो सील ऊपर नीचे अगर हो जाती थी तो वो क्या होता था? अवैध घोषित हो जाता था वोट। ठीक है, तो वोट अवैध घोषित हो गया। तो कितने परसेंट वोट है यहाँ पे अवैध? 15%। तो 15% वोट क्या हो गए? अवैध। तो डाले गए वोटों की संख्या
डाले गए वैध वोटों की संख्या। तो देखो दोस्तों कि 9000 में से 15% तो कितने हो गए अवैध। अवैध वोट कितने हैं 15%। तो वैध वोट कितने हैं 85%। तो यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे इसका 85% निकाल लो दोस्तों। सीधा सा सिंपल सवाल है, इसमें कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में कुल वोटों की संख्या 10,000 दे रखी है और उनमें 90% ने चुनाव में अपने वोट डाले और 15% वोट क्या हो गए अवैध घोषित हो गए। तो डाले गए वैध वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे 15% अवैध है तो 85% क्या हो जाएगा वैध वोट। ठीक है, तो हम देखते हैं 10 से 10 कैंसिल, बचा कितना 90 गुणा 85। इसको सोल्व कर लो, 850 को 9 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0, 9 5 45, असल का 4, 9 अंटा 72, 4 76। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। पर यह ध्यान रखना कि हमारा वीडियो और पटवार मेंस के अंदर हमारा 20% वेटेज है गणित का। गणित का 20% वेटेज का मतलब हो गया गणित यानी सिलेक्शन। गणित यानी सिलेक्शन, अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको गणित पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों। गणित पढ़नी ही पड़ेगी अगर आपको सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन का मतलब हो गया कि एक तरह से मतलब ये मान लो कि गणित अगर पढ़ ली तो सिलेक्शन पक्का है, कोई रोक ही नहीं सकता उसको दोस्तों। भगवान कसम उसको कोई रोक ही नहीं सकता अगर आपने गणित अच्छे से पढ़ ली। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं मूल्य में वृद्धि या कमी। मैंने क्या कहा दोस्तों, गणित अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, मूल्य वृद्धि या कमी। एक किसी वस्तु की कीमत A% कम कर दी जाती है और खरीदार उसे ₹20 में C किलो अधिक खरीदता है। क्या है दोस्तों, पहले वस्तु की कीमत कितनी थी उसमें से A% कम कर दी। देखो दोस्तों, हम आपको एक ऐसे मौखिक लेवल से समझाते हैं, जैसे सामाजिक लेवल से होता है ना कि हम बाजार में गए, 100 रुपये की कोई चीज़ मिल रही है और हम क्या लेके आए, उस चीज़ को हम 3 चीज़ लेके आए 100 रुपये की। सपोज करो कोई भी मान लो, अगर 100 रुपये का चीज़ की अगर 100 रुपये में हम 3 चीज़ लेकर आए, अगर हमारी उस कीमत 100 रुपये थी, अगर वो कम हो गई, सपोज करो 80 हो गई, तो क्या हम ज़्यादा चीज़ लाएंगे? क्या लाएंगे सर? क्यों नहीं लाएंगे? क्यों? क्योंकि हमारे जब 20% कम हो गए तो हम चीज़ तो 100 रुपये की लाएंगे ना टोटल। हमारे पास हम देखो दोस्तों, हम आज गए बाजार में और 100 रुपये की चीज़ लेके आए, कितनी 3। कल को हम बाजार गए और वही चीज़ कितने की मिल रही है 80 की। 80 में कितनी आ रही है 3, पर हम लाएंगे कितनी 100 की लेके आएंगे ना। 100 की कितने लाएंगे हम 4। सपोज करो 4 लाएंगे तो हमारे पास एक चीज़ ज़्यादा आ गई ना, एक चीज़ ज़्यादा आ गई ना, और कीमत कितनी कम हो गई। कीमत कम होने पर हम चीज़ क्या लेके आएंगे, ज़्यादा लेके आएंगे। ठीक है, कीमत कितनी कम हो गई 20 रुपये, सॉरी A% कम कीमत हो गई और हम खरीदार 20 रुपये में C किलो ज़्यादा लेके आएगा। कीमत तो वो की वही है पर चीज़ की वैल्यू कम हो गई। हम बाजार में 500 रुपये लेकर गए और सामान लेके आ गए। ठीक है, सामान की वैल्यू कुछ ही मान लो दोस्तों, आज जो प्रेजेंट टाइम में जो वैल्यू है वो मान लो, और कल हम वापस से 500 रुपये लेके जाएंगे और आज हम क्या लेके आए, सामान ज़्यादा लेके आएंगे। क्यों? हमारे पास 500 रुपये थे, आज ही 500 रुपये है और कल भी 500 रुपये ही थे, पर कल हम सामान थोड़ा लेके आए थे। क्यों? क्योंकि कीमत क्या थी, ज़्यादा थी, और आज कीमत क्या है, कम, तो हम सामान तो ज़्यादा लेके आएंगे ना 500 रुपये में। तो ठीक है, वो वैसा ही क्वेश्चन था कि सामान पहले तो कीमत थी ज़्यादा और अब हो गई कम, तो कम क्या हो गई, तो सामान क्या लाएंगे, ज़्यादा लेके आएंगे। ठीक है, तो नई कीमत प्रति किलो में, ठीक है, नई कीमत प्रति किलो में क्या होगा, A गुणा B बटे में 100 गुणा C। ठीक है दोस्तों, यदि किसी वस्तु की कीमत A% कम कर दी जाती है और खरीदार को 20 रुपये में C किलो अधिक मिलता है, तो नई कीमत प्रति किलो में क्या होगी, A गुणा A तो क्या हो गई कीमत, और B क्या हो गई रुपये, और C क्या हो गई, C क्या है हमारा किलो में। तो अभी हम देखते हैं इसके अंदर, एक वस्तु की कीमत 10% कम हो जाती है और खरीदार को 300 रुपये में 8 किलो अधिक मिलता है, तो प्रति किलो नया मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों, हम इसको सोल्व करते हैं, 2 तरीके से सोल्व करेंगे इसको। हमारा क्या है, A% तो A हो गया, और खरीदार को कितना 300 रुपये में, 300 मतलब क्या हो गया B, 8 किलो क्या हो गया C। ठीक है, तो
अब इसको फॉर्मूले में रखने पर क्या आएगा, हम इसको दो तरीके से करेंगे दोस्तों। कितने तरीके से? दो तरीके से। टाइप 1, ठीक है। क्या है, एक की वैल्यू कितनी आ गई 10, बी की वैल्यू आ गई 300 बट्टे में 100 गुणा 8, ठीक है। दो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो फिर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 30/8 15/4। तो कीमत क्या होगी, नई कीमत 15/4, ठीक है। हम करते हैं इसको दूसरे तरीके से। क्या करते हैं दोस्तों, इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, टाइप 2। देखो दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया था कल कि जब कीमत बराबर हो तो मूल्य और खपत दोनों क्या होता है, एक दूसरे के रिवर्स होता है। क्या बताया मैंने कि मूल्य अगर बराबर हो, मूल्य, ठीक है, वस्तु का जो मूल्य है वो बराबर हो, वस्तु का मूल्य क्या, कीमत अगर वो बराबर हो, ठीक है, तो वस्तु का मूल्य और खपत क्या होगी, बराबर होगी। खपत और वस्तु का मूल्य और खपत, वस्तु का मूल्य और खपत क्या होगा, रिवर्स होगा, ठीक है। जब 300 रुपये दे रखा है हमारे पास, जो 300 रुपये मतलब हमें वस्तु की एक 100 रुपये हम लेके 300 रुपये हम लेकर गए, है ना, तो वो क्या होगी, अगर वो 300 रुपये सेम है तो वस्तु का मूल्य और खपत दोनों क्या होगी, रिवर्स होगा। मैंने रिवर्स बताया था आपको पहले से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कि 300 रुपये तो हमारा फिक्स दे रखा है, 300 रुपये क्या हो गया यहाँ पर फिक्स, ठीक है, 300 रुपये फिक्स हो गया। तो देखो पहले हमारी जो कीमत थी, वस्तु की कीमत पहले 100 और अब कितनी हो गई 90। पहले वस्तु की कीमत कितनी थी 100 और अब कितनी हो गई दोस्तों 90, है ना। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 10:9, तो ये क्या होगी वस्तु की कीमत, ठीक है। तो खपत का अनुपात क्या होगा दोस्तों, 9:10 से होगा ना। खपत का अनुपात तो दोस्तों 9:10 से होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से क्या होती है, रिवर्स, वो हमने देखा था, ठीक है। अब इस एक की वैल्यू कितनी है दोस्तों, एक की, दोनों के अंतर एक का अंतर है, और एक की वैल्यू कितनी है दोस्तों यहाँ पर, बताओ मुझे, 8 है ना। एक की वैल्यू, तो एक की वैल्यू कितनी है 8। तो देखो 8 को अगर 9 से गुणा करेंगे तो 9×72 और कितना हो गया यहाँ पर 80, 9×72 और ये हो गया 80। तो देखो आप यहाँ आप खुद समझ जाओगे कि कीमत में अगर 10% कमी कर दी तो 300 रुपये में 8 रुपये किलो अधिक, 300 रुपये में 8 किलो अधिक मिलता है उसको। तो 8 किलो अधिक मिल रहा है क्या, देखो दोस्तों, पहले तो 72 किलो मिलता था और अब कितना मिल रहा है इसको, 80 किलो मिल रहा है। तो दोनों में कितना अंतर हो गया, 8 का अंतर हो गया ना। हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों, हुआ। तो देखो दोस्तों कि प्रति किलो नया मूल्य, अब इसके अंदर देखो दो तरीके से है कि नया मूल्य, नया मूल्य कितना, ये मूल्य कितना है टोटल बटा नई खपत, कितनी मूल्य 300 बटे 80, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो कितने हैं हमारे पास 30/8 15/4, ये हो गया। और पुराना मूल्य कितना हो जाएगा, पुराना मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 300 में किसका भाग लगाना है, 72 का, ठीक है। पुराना मूल्य 300/72, ठीक है। इसे 16 कर लेना, ये हमारा आंसर हो गया कि वस्तु की कीमत 1% कम कर दी जाती है और खरीदार को 20 रुपये में C किलो अधिक मिलता है, तो नई कीमत क्या होगी, AB/100 गुणा A, 100 गुणा C। हमने इसे दो तरीके से देख लिया, एक सूत्र से और एक बिना सूत्र से। हम देखते हैं कि हमारा जो वस्तु की कीमत और उसकी खपत है वो दोनों एक दूसरे की क्या होती है दोस्तों, रिवर्स होती है। कब, जब उसका मूल्य बराबर हो, ठीक है। जब मूल्य क्या हो, बराबर हो। जब 300 रुपये क्या हो दोस्तों, ये 300 रुपये दोनों में दे रखा है, 300 रुपये पहले भी 300 ही थे और बाद में भी 300 ही थे। अगर आदमी आज गया बाजार में और 300 का सामान लाया और कल जाएगा तो भी 300 का ही सामान लाएगा, ठीक है। आज गया तो मूल्य क्या था, ज़्यादा था, और कल क्या हो गया, कम हो गया, तो क्या होगा, सामान तो ज़्यादा आएगा ना। पर आज के रेट में क्या होगा दोस्तों, उस सामान की कीमत क्या होगी, उस सामान की कीमत क्या होगी, कम होगी, सॉरी, सामान की कीमत होगी ज़्यादा और कल क्या होगी दोस्तों, सामान की कीमत कम होगी, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं आगे। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, वो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए ताकि चीनी पर कोई अतिरिक्त खर्च राशि न हो। देखो दोस्तों, पहले हमारा 100 रुपये था
और क्या है, अब 20% की वृद्धि होगी तो कितना हो गया, 120%। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया कि पहले चीनी की कीमत में देखो दोस्तों, जो हमारा मूल्य है वो कीमत गुणा खपत के बराबर होता है। ठीक है, अगर मूल्य दोनों बराबर रहे, मूल्य क्या हो, मूल्य बराबर रहे, तब कीमत खपत के रिवर्स अनुपात में होती है। तब कीमत खपत के रिवर्स अनुपात में होती है। तो यहां देखो दोस्तों कि हमारा 100, ये हो गया 120, तो ये हो गया 5:6। ठीक है, कि हमारी कीमत में क्या हो गया, पहले 5 थी, अब क्या होगी, 6 होगी। ठीक है, तो ये क्या होगी कीमत, तो खपत क्या होगी, 6:5। खपत 6:5 ही होगी ना। तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए ताकि चीनी पर कोई अतिरिक्त खर्च राशि नहीं बढ़े, कितनी कटौती की जानी चाहिए। इस 6 को वापस अगर मैं 5 तक लाऊं तो क्या करना पड़ेगा, 1 का अंतर है ना दोनों के अंदर, और 6 का भाग लगा दो और 100 के गुणा कर दो। तो इतने परसेंट की उसमें क्या करनी है, कमी करनी है कि चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए ताकि चीनी पर कोई अतिरिक्त राशि नहीं बढ़े। ठीक है, उसके मूल्य पर कोई अतिरिक्त राशि नहीं बढ़े। कितनी राशि नहीं बढ़े, ये वाली। देखो दोस्तों, इसको वापस देख लेते हैं, दोनों में अंतर कितना है, 1 का अंतर है, 1 का अंतर ही है ना। अब हम निकालना है कि ये क्या है, खपत। खपत में कितनी प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए, 1% की, सॉरी 1 की कटौती की जानी चाहिए। कितने पर कटौती की जानी चाहिए, 6 पर। ठीक है, अब ये तो हो गए भिन्न, और भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा। ठीक है, ये 100 से गुणा कर दिया, 1/6 गुणा 100, देन 50/3, 16 से 2/3। ये हमने पहले ही देख लिया था, तो हमारा 16 से 2/3 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, मैम ने क्या वो देखा कि मूल्य अगर बराबर रहे तो कीमत और खपत दोनों एक दूसरे के रिवर्स अनुपात में होती है। मूल्य अगर बराबर रहे तो कीमत और खपत दोनों एक दूसरे के रिवर्स अनुपात में होती है, और यह बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, वस्तु की कीमत क्या है, 25% घट जाती है, तो मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना परसेंट बढ़ाना होगा, नई कीमत को कितना परसेंट बढ़ाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं, 100 थी पहले, अब कितने हो गई, 125। पहले 100 थी, अब कितने हो गए, 125। अब इसको क्या करते हैं, 25 से काटते हैं तो क्या हो गया, ये हो गया 4:5। ठीक है, तो ये दोस्तों ये भी क्या होगी, एक दूसरे क्या होगी, रिवर्स होगी। ठीक है, ठीक है, मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा, एक दूसरे के रिवर्स होगी। तो देखो दोस्तों, ये तो होगी कीमत, देखो 4:5 हो गई ना। ठीक है, अब देखो ये क्या है, 1 बढ़ रखा है इसके अंदर, क्या दोस्तों, 1 बढ़ रखा है। इस रिवर्स को यहां पे हटा देते हैं अभी, तो देखो इसको अंदर ये हो गया हमारे पास 4:5। तो दोस्तों वस्तु की कीमत 25%, सॉरी यहां पर घट रही है ना, हमने इसको गलत लिया था कि यहां पर दोस्तों 25% ये घट रही है ना। तो 25% घट रही है, तो ये कितना हो गया, 75। तो हमारे ये हो गया कितना, 4:3। कितना हो गया दोस्तों, ये 4:3। मूल कीमत में देखो दोस्तों, ये 4:3 है, पहले तो 100 था और अब हो गया 75। अब क्या बोल रहा है कि मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा। नई कीमत कितनी है, पहले तो था 4, अब हो गए 3, अब हमको इसको वापस 4 करना है, तो क्या करना पड़ेगा, देखो दोस्तों पहले था 4, अब हो गई 3, पहले था 4, अब हो गई 3, अब 3 को हमें 4 बनाना है। क्या करना है, 3 को 4 बनाना है। 4 कैसे बनेगा, ये हो गई, कितने का अंतर दोनों में, 1 का। किस पे अंतर है, वो 3 पे। ये तो होगी 1/3 करना होगा उसको। ठीक है, 1/3 करना होगा, पर उसको क्या करना है, हमको प्रतिशत में बदलने के लिए 1/3 को क्या करते हैं, हम 100 से गुणा करते हैं। क्यों, क्योंकि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों,
भिन्न को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, अब देखो 1/3 तो 100/3 हमारा आंसर है क्या, ये रहा। तो दोस्तों एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है तो मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा, नई कीमत को 1/3 बढ़ाना होगा और उसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गई आपको मेरी बात। चलो आगे देखते हैं। एक कर्मचारी का वेतन 10% बढ़ाया जाता है। देखो दोस्तों, एक कर्मचारी का वेतन 10% बढ़ाया जाता है, उसके बाद उसे 10% क्या कर दिया, पहले 10% बढ़ा दिया फिर कम कर दिया, तो उसके वेतन में कितना प्रतिशत कम हुआ। देखो पहले हम इसको एक तरीके से करते हैं, दो तरीके से करेंगे इसको, पहले टाइप 1 और टाइप 2। पहले हम सूत्र से करते हैं। क्या होता है, a + b + ab/100। इसी से करते हैं ना हम ओवरऑल चेंज। ठीक है, 10% बढ़ा दिया, 10% कम कर दिया, प्लस 10% बढ़ाया, 10% कम किया, बटे हुए 100%। ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, प्लस माइनस, देखो दोनों प्लस किया तो प्लस आ गया, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो गया, -100/100 कितना हो गया, -1%। -1 क्या हो गया, परसेंटेज। तो हमारा जो आंसर हो गया वो क्या आ गया, -1%। हम इसको दूसरा तरीके से कैसे करेंगे कि देखो दोस्तों, पहले 100 था, ठीक है, अब कितना हुआ, 10% बढ़ाने पर वो 110 हो गया, 10% बढ़ाने पर वो क्या हो गया दोस्तों, 110 हो गया। फिर 110 में क्या करना है, 10% कम करना है। क्या करना है दोस्तों, 110 में 10% कम करना है, क्या करेंगे, 100 - 10/100, 110 को 90 से गुणा कर दो, बटे 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, क्या हुआ, 11×99। तो 100 और 99 में कितना परसेंट का अंतर है, 1 का, कितना, 1। वो कितना हुआ, 1% क्या हो गया, कम हो गया। वो क्या हुआ दोस्तों, 1% कम हो गया। मूल रुपये से उसके वेतन में कितना परसेंटेज कम हुआ, वो -1% कम हो गया। ठीक है, ठीक है, तो यह हो गया हमारा आंसर, 1% कमी। देखो दोस्तों, -1 लिखा हुआ तो इसके आगे कमी और वृद्धि नहीं लिखी हुई है, पर अगर एग्जाम में ऐसा हो कि 1% कमी 1% वृद्धि ऐसा लिखा हो तो कमी कमी लिखना है हमेशा, है ना। तो ऐसे प्रश्न में हमेशा क्या होती है दोस्तों, ऐसे प्रश्न में हमेशा कमी या नेगेटिव ही हमारी परसेंटेज की वैल्यू निकलती है ना दोस्तों। हमने देखा था कि a + b + ab/100 इस सूत्र से भी हम कर सकते हैं, और दूसरा हमारा एक मेथड है, उस मेथड से भी हम कर सकते हैं। तो हमारे दो टाइप हो गए, एक टाइप तो ये सूत्र वाला, और एक बिना सूत्र। ठीक है दोस्तों, हम इसी क्वेश्चंस को दो तरीके से करना सीख गए हैं। चलो हम आगे देखते हैं। किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वह 725 हो जाती है। किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वह 725 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। किस संख्या को 45% बढ़ाने पर वह 725 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, माना वह संख्या कौन सी थी, x। माना वह संख्या कितनी थी, x। तो x को हम कितने बढ़ाएंगे, 45%। ठीक है दोस्तों, हम 145% बढ़ा देते हैं, बटे 100, और कितनी आ गई अब हमारे पास, 725 रुपये। देखो दोस्तों, वो संख्या कितनी है हमारे पास, x, और x को हम कितना, पहले तो x है, ठीक है। जैसे हमारे पास 100 रुपये मान लो, फिर उसको 45% बढ़ाना है, तो 100 का 45 कितना हो गया, 45, तो उसको 45 भी हमने बढ़ा दिया है। उन दोनों को जोड़ने पर वो कितनी आ जाएगी, 725। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व, ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन सेट। अब क्या करना है, हमको x का मान निकालना है। तो हमारा देखो दोस्तों, हम इसका लहसा लेंगे तो क्या आएगा, 100 को x से गुणा करेंगे तो 100x + 45x = 725।
हम इसको वज्र गुणन करेंगे तो 100x प्लस 45x बराबर 725 गुणा 100। ठीक है, इधर हमारा 145x बच गया बराबर 725 गुणा 100। अब हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 725 बटे हुए 145। ठीक है, 145 का भाग 725 में जाता है क्या, 14×5 और 5×25 तो जाता है 5 बार 500। तो हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 500। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया दोस्तों, बिना सूत्र के सोल्व कर लिया है। अब देखते हैं किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वो संख्या कौन सी है, वो संख्या है x। वो संख्या कौन सी है x। उस x में 45% बढ़ाना किसका, x का, x प्लस x गुणा 45% बराबर किसके 725 के। ठीक है दोस्तों, वो 725 के बराबर हो गई। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर x का मान निकाल लेंगे। चलो आगे देखते हैं। उस संख्या को ज्ञात करें जो 240% से 30% अधिक है। 30% अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो 30% निकाल के 240 में जोड़ दो, या 100 प्लस 130 करके 100 प्लस 30 करके उसका मान निकाल लो। ठीक है दोस्तों, हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं उसको भी, क्या कि 240 गुणा 30 बटे 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैसे 24 दिया 72, वो 72 किस में जोड़ दो 700, 240 में जोड़ दो 240 प्लस 72, या फिर 240 गुणा 130 बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 240 को 13 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 24 दिया 72, 312। ठीक है, हम इसे भी दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो 30 करके कि 240 का हमने क्या निकाल दिया 30% निकाल दिया और क्या कर दिया 240 में उसे जोड़ दिया, या फिर 240 को हम क्या कर देंगे 100 प्लस 1 प्लस x बटे में 100। समझ में आ गया मेरी बात, क्या कहा मैंने, इसको 130 को कैसे लिखा मैंने यहां पर 1 प्लस 30 बटे में 100। ठीक है, 130 बटे में 100। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे। जनशक्ति में गिरावट के कारण एक कारखाने में उत्पादन 40% तक कम हो जाता है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए काम के घंटों को कितना बढ़ाया जाना चाहिए। क्या कहा कि जनशक्ति में गिरावट के कारण एक कारखाने में उत्पादन 40% तक कम हो गया, मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए काम के घंटों को कितना बढ़ाना चाहिए। देखो दोस्तों, जनशक्ति इनटू काम बराबर कितना होगा टोटल के। टोटल तो क्या है दोस्तों, टोटल तो कितना है बराबर है, पर जनशक्ति क्या है दोस्तों, एक कारखाने में उत्पादन 40% तक कम हो जाता है ना। क्या देगा कि जनशक्ति में गिरावट के कारण, जनशक्ति में क्या हो गया गिरावट हो गई। ठीक है, एक जनशक्ति में गिरावट के कारण एक कारखाने में उत्पादन 40% तक कम हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, उत्पादन 40% तक कम हो जाता है। तो हम पहले उत्पादन मान लेते 100 और अब कितना हो गया 60%। उत्पादन कितना हो गया पहले हम मान लेते हैं, पहले हम क्या मान लेते हैं उत्पादन को हम क्या मान लेते हैं पहले 100, अब कितना हो गया वो 60 है ना, 100 में से 40 गया तो 60 हो गया। ठीक है, तो मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए काम की घंटों को कितना बढ़ाया जाना चाहिए। देखो दोस्तों क्या कह रहा है, अब ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएगा दोस्तों रिवर्स। ठीक है, तो क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया 10, ये हो गया 60, ये हो गया 5, ये हो गया 3। ठीक है, ये दोनों 5 और 5 3 में हो गया। तो ये क्या कह रहा है, एक कारखाने में 40% तक कम उत्पादन हो जाता है, तो मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए काम के घंटों को कितना बढ़ाया जाना चाहिए। काम के घंटों को कितना बढ़ाया जाना चाहिए, तो कम कितना हुआ 3, दोनों में अंतर कितना है दोस्तों 2 का, कितने के अंतर है 3 के अंदर गुणा 100। ये समझ में नहीं है, वापस देखो कि दोनों में अंतर कितना है दोस्तों, दोनों में अंतर कितना है दोस्तों, दोनों में अंतर है कितना 2 का अंतर।
ठीक है। देखो दोस्तों, पहले 5 था, पहले 100 था, फिर कितना हो गया वो 60। अब 60 को वापस 100 करना है हमको। क्या करना है? 60 को 100 करना है, या फिर 5 को क्या करना है, 5 से वो हो गया 3, 3 से क्या करना है हम दोस्तों, वापस 5 करना है। तो देखो अंतर कितने का, 2 का। अंतर कितने का, 2 का। वो किसको करना है, 3 को गुणा क्या करना है, 100। ठीक है, तो कितना है, 200 बटे हुए 3, क्या है हमारे पास, 66 सहित 6 6 6 ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, हमने इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं और हमने बहुत सारे सूत्र भी देखे हैं, पर उन सूत्र में से आपको कौन सा सूत्र एग्जाम में काम आएगा वो आपको अच्छे से देखना है, और ये भी देखना है कि सूत्र के बेस से क्वेश्चन करना है या बिना सूत्र के। हम हमारी थ्योरी कंप्लीट हो गई, होने के बाद हम क्वेश्चंस लेंगे। हम 100 क्वेश्चंस के लगभग इस चैप्टर के करेंगे, परसेंटेज चैप्टर के 100 क्वेश्चंस के लगभग करेंगे, और उन 100 में से आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि एक वॉशिंग पाउडर की कीमत 15% की कमी हो जाती है। एक वॉशिंग पाउडर की कीमत में 15% की कमी हो जाती है। देखो वॉशिंग का पाउडर की कीमत पहले 100 थी, अब कितनी हो गई, 85। ठीक है दोस्तों, हो गई ना। इसको 20:17 ये हो गई कीमत, और खपत कितनी हो जाएगी, 17:20। ठीक है, तो कमी से खरीदार 1275 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक प्राप्त करता है। 5 किलोग्राम वॉशिंग पाउडर अधिक प्राप्त करता है, तो वॉशिंग पाउडर की मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। वॉशिंग पाउडर का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये पूछा है ना हमारा कि बाद में वॉशिंग पाउडर का मूल्य कितना होगा। दोस्तों दोनों का अंतर कितना है, 3। दोनों का अंतर कितना है, 3, और 3 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 5। 3 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहां पर 5। ठीक है दोस्तों, 3 की वैल्यू 5 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/5। यहाँ पे 3 की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 5। 1 की वैल्यू हो जाएगी 5/3। ठीक है दोस्तों, 5/3 हो जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पर 3 की वैल्यू 5, तो 1 की वैल्यू 5/3। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 गुणा 5/3, और इसकी 20 गुणा 5/3। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको कि 3 की वैल्यू हमारे 5 किलो है, कि क्या किया कि वॉशिंग पाउडर की कीमत में 15% की कमी कर दी। यानी पहले 100 था तो वो कितना हो गया, 15 हो गया। उसको अनुपात में काटा, कितना हो गया, 20:17 हो गया। जब कीमत इतनी है तो खपत क्या हो जाएगी, इसकी रिवर्स हो जाएगी, तो 17:20 हो गया। अब दोनों के अंतर कितना है, 3 का अंतर। 3 का अंतर किसके बराबर है, 5 के बराबर ही होगा ना। तो 5 को 3 का अंतर 5 के बराबर, तो 1 का अंतर कितना, 5/3, और 17 का अंतर 17 गुणा 5/3, और 20 का 20 गुणा 5/3। समझ में आ गया दोस्तों, समझ में आ गया सर मुझे। अब देखते हैं कि वॉशिंग पाउडर, देखो ये क्या है दोस्तों, ये खपत है। ये वॉशिंग पाउडर किलो में है, ये किलो के अंदर क्या है, वॉशिंग पाउडर है। ये क्या है दोस्तों, किलो में वॉशिंग पाउडर है। अब देखते हैं कि वॉशिंग पाउडर की मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। तो कितनी किलोग्राम कितना है दोस्तों, वॉशिंग पाउडर का मूल्य प्रति किलोग्राम, तो 1275 रुपये में हम क्या करेंगे, 20 गुणा 5 गुणा 5/3 का भाग देते हैं। कितना, 20 गुणा 5/3 का हम इसका भाग देते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, इसका नया मूल्य आएगा। क्या आएगा दोस्तों, इसका नया मूल्य आएगा। और पुराना मूल्य निकालने के लिए 17 गुणा 5/3 का भाग देना है। ठीक है, एक बार हम इसको 17/5/3 का भाग देके देखते हैं कि 17 गुणा 5/3 127, 1275/17 गुणा 5 गुणा 3। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं इसके अंदर कि हमारा नया मूल्य क्या आता है। वॉशिंग पाउडर का पुराना मूल्य क्या आता है कि 17×5=85। इसके अंदर 5 का भाग देते हैं पहले, 1275 में 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 27 बचेंगे। 27 में 5 का भाग देंगे तो 55/25, फिर 55/25। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके अंदर 255 में 17 का भाग देंगे, उसको गुणा करेंगे 3 से,
17 एकम 17, बच्चे कितना 8, 17 पंजे 85। तो हमारे पास क्या है 15 गुणा 3 45। तुम्हारा आंसर आ गया 45। दोस्तों ये क्या है, ये पुराना मूल्य है, वॉशिंग पाउडर का पुराना मूल्य कब, जब कीमत 15% कम नहीं हुई थी। और हम अगर ज़्यादा निकाले, यानी कि वॉशिंग पाउडर की कीमत 15% से कमी हो गई, तब हम अगर कीमत निकाले तो क्या आएगा 1275 में, ये क्या हो गया हमारा पुराना मूल्य। और अगर हम नया मूल्य निकालने चाहिए, क्या आएगा नया मूल्य निकालने के लिए 1275 में हम 20 गुणा 5 गुणा 3 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास नया मूल्य ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको यहाँ तक। देखो इसके अंदर 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा 255। 255 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5 3 15, 16 6 हासिल का 1, 5 से 15 हासिल का 1, 5 3 15, 16 का 6 हासिल का 1, 3 दूनी 6, 1 7, 765 बटे हुए 20। 765 में अगर हम 20 का भाग देंगे तो क्या आएगा, देखो 2 का भाग देते पहले इसके अंदर, दो का भाग देंगे तो क्या आएगा 3 दूनी 6, फिर बचा 16, फिर 8, फिर कितना बचा 15, 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे पहले 3 आएगा, यहाँ पे 3, फिर बचा 1, फिर 16 में 2 का भाग देंगे तो 8, फिर 5 में 2 का भाग देंगे तो 2, बट फिर 5 बटे हुए 10, 10 का इसमें भाग देंगे तो 38.25। तो हमारा जो नया मूल्य आएगा वो कितना आया 38.25। ठीक है दोस्तों, कुछ चीज़ें क्या है दोस्तों, कैलकुलेशन वाली चीज़ें जो हमें अच्छे से ध्यान रखनी है कि कैलकुलेशन कैसे करनी है और क्यों करनी है। दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमें सामान्य रूप से जोड़, बाकी, गुणा और भाग और 20 तक पहाड़े आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तभी हम जो हमारा परसेंटेज का चैप्टर है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, है ना, तो वो सभी चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं जब हमें जोड़, बाकी, गुणा, भाग और 20 तक पहाड़े आते हो। एडवांस गणित के अंदर जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, तो उनमें हमें जोड़ बाकी की जरूरत नहीं पड़ती है और नहीं भाग की जरूरत पड़ती है, पर इनमें हमारे जो परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, इनमें हमारे जोड़, बाकी, गुणा, भाग और 20 तक पहाड़े याद होने चाहिए। तो हमने देखा इस क्वेश्चन के अंदर कि हमारी जो पुरानी कीमत है वो 45 रुपये और जो नई कीमत 15% की कमी होने पर वो क्या है 38.25। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आज की वीडियो देखने के लिए, थैंक यू। और दोस्तों हमें जैसा पता है कि वीडियो और मेंस के एग्जाम के अंदर हमारे 20 से 25% हमारे गणित का वेटेज है, उसी के अकॉर्डिंग हम इस चैनल पर तैयारी कर रहे हैं। आप सभी लोग जो वीडियो और पटवार दोनों की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। इसी चैनल पर आपको मिलेगा वीडियो और पटवार मेंस के लिए गणित का सबसे बेस्ट बैच, गणित का सबसे बेस्ट बैच, जिसमें आप पढ़ेंगे बेसिक्स टू एडवांस लेवल तक। दोस्तों बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ने का ये फायदा है कि आपको गणित सिर्फ एक बार पढ़नी है और हर एग्जाम को क्लियर करना है। दोस्तों गणित को सिर्फ एक बार पढ़नी है और हर एग्जाम को क्लियर करना है। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।